हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल एमआर लीगोलॉजी। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा कंसिडरेशन और उसकी एक्सेप्शंस को। आज हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहती है, इसको समझिए एक बार। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहती है, मान लीजिए ए और बी अलग अलग पर्सन है और इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन केस ए और बी में से कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, मान लीजिए बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस केस में ए के पास राइट है कि वो बी के ऊपर केस कर सकता है, सू कर सकता है, वो कोर्ट जा सकता है और कोर्ट को कह सकता है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इसको लागू करवाया जाए। ठीक है, ये है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका दूसरा फेस भी है, उसमें क्या है, ए ने बी के ऊपर केस किस तहत कर दिया, क्योंकि वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कहती है कि जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ वही केस कर सकती है। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वही केस कर सकती है, वही सू कर सकती है, वही उसकी एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट जा सकती है। लेकिन जो स्ट्रेंजर है, मान लीजिए कोई सी है, ये क्या है, स्ट्रेंजर है, इसका कोई लेना देना नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट से, तो ये क्या है, ये स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा इसको, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो उस केस में सी के पास कोई राइट नहीं है, कोई लीगल राइट नहीं है कि वो जाके ये जो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच हुआ है उसको एनफोर्स होने के लिए कोर्ट को कहे, उसकी एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट को कहे। तो ये सिंपल सी बात है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहती है पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ही जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको लागू करवा सकती है, उसको एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट जा सकती है, सू के लिए कोर्ट जा सकती है। बट जो स्ट्रेंजर टू द पार्टीज हैं उनका कोई राइट नहीं है और वो कोर्ट नहीं जा सकती उस कॉन्ट्रैक्ट की जिसमें वो स्ट्रेंजर है, उसकी एनफोर्समेंट के लिए। ये सिंपल सी बात कहती है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो प्रोहिबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स प्रोहिबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स प्रोहिबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स only only the party only the parties to the contract can enforce the contract or can file the suit in the court of law or stranger to the contract cannot sue। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहती है कि ओनली जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ वही एनफोर्समेंट के लिए जा सकती है कोर्ट, मतलब फाइल कर सकती है सूट को इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और जो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो सू नहीं कर सकता। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसी में एक केस लॉ है, बहुत ही फेमस केस लॉ है,
इसमें एक केस लो है ट्विडल वर्सेस एटकिंसन। ट्विडल वर्सेस एटकिंसन। इस केस में क्या था, कोई ए नाम का एक लड़का था, ए नाम का एक बॉय था, उसकी मैरिज हो जाती है किसी बी नाम की लड़की के साथ। अब जो ए के फादर थे और बी के फादर थे, इन दोनों के जो फादर थे, इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हर महीने कुछ अमाउंट, हर महीने कुछ अमाउंट कुछ भी हो सकती है, उस टाइम इतना अमाउंट नहीं दिया हुआ कि कौन कितनी अमाउंट थी, लेकिन कुछ अमाउंट हर महीने ये अपने बेटा और मतलब ए और बी को देंगे फॉर देयर लिविंग के लिए, कि वो अपनी गृहस्थी चला सकें, इसलिए वो कुछ अमाउंट हर महीने इन दोनों को देंगे। अब जो बी है, इसके फादर की डेथ हो जाती है कुछ महीने बाद, कुछ टाइम के बाद जो बी है इसके फादर की डेथ हो जाती है, तो जो अमाउंट है वो भी इनको मिलना बंद हो जाता है। अब जो बी के फादर के जो लीगल हायर थे, जो लीगल एग्जीक्यूटर थे, जिनको बी के फादर की सारी प्रॉपर्टी मिली थी, उनके ऊपर एक केस कर देता है। समझा? ए और बी दोनों की मैरिज होती है, इन दोनों के फादर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हर महीने कुछ अमाउंट हम इन दोनों को देंगे फॉर देयर लिविंग, फॉर देयर गृहस्थी। अब कुछ समय के बाद बी के जो फादर है उसकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ होने के बाद जो उसके लीगल एग्जीक्यूटर थे, जो उसकी प्रॉपर्टी के जो लीगल हायर थे, उनके ऊपर एक केस कर देता है, एक कर देता है केस, और ये कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट इस मतलब इन दोनों के फादर के बीच में हुआ था, तो अब जो अमाउंट डिसाइड हुई थी वो आनी बंद हो गई है क्योंकि इनकी डेथ हो गई है, लेकिन अब इनका राइट बनता है कि ये उस अमाउंट को इनको दे हर महीने। तो कोर्ट ने कहा कि जो लीगल एग्जीक्यूटर हैं बी के फादर के, वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो बी के फादर के साथ हुआ था, ना कि उसके जो लीगल एग्जीक्यूटर हैं उनके साथ। जो लीगल एग्जीक्यूटर हैं उनका कोई लेना देना नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा, कोर्ट ने कही कि जो ए है जिसने ये केस करा है लीगल एग्जीक्यूटर के ऊपर, बी के जो फादर हैं उनके जो लीगल एग्जीक्यूटर है उनके ऊपर जो केस किया है बी ए ने, वो भी केस नहीं कर सकता बिकॉज ही इज आल्सो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ए भी स्ट्रेंजर है टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो पार्टी है ही नहीं था उस कॉन्ट्रैक्ट की। पार्टी कौन थे? ए का फादर और बी का फादर, ये दोनों आपस में पार्टी थे उस कॉन्ट्रैक्ट के। ए का, बी का और जो लीगल एग्जीक्यूटर हैं इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो दैट्स वाई जो अमाउंट थी वो नहीं मिल सकती, क्योंकि आप दोनों ही स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं, आपका कोई लेना देना नहीं था इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ठीक है। तो इसलिए आप भी केस फाइल नहीं कर सकते, वो केस एनफोर्स नहीं हो सकता, जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्स नहीं हो सकता। हाँ, इन केस जो फादर हैं दोनों, इनमें से किसी एक ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया होता तब दूसरा उसके ऊपर केस कर सकता था, वो उसका राइट था, क्योंकि दे बोथ आर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। बट इन दिस केस ना ही जो लीगल एग्जीक्यूटर है वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये है ट्विडल वर्सेस एटकिंसन केस, ठीक है।
अब इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसका क्या मतलब है। देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है इंडिया के अंदर, ऐसा कोई रूल नहीं है जहां पे मतलब ये हो कि जो स्ट्रेंजर है वो केस नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी एक केस लॉ है, जम्मा दास वर्सेस राम अवतार, जम्मा दास वर्सेस राम अवतार। ये जो केस है, इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोबेबिलिटी को लागू किया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोबेबिलिटी को लागू किया था इंडिया के अंदर, जम्मा दास वर्सेस राम अवतार। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में एक ए नाम का व्यक्ति था, मान लीजिए कोई ए नाम का एक व्यक्ति था, इसने अपनी जमीन गिरवी रख दी थी, मॉर्गेज कर दी थी किसी मान लीजिए जेड नाम के व्यक्ति को। इसने अपनी जमीन, मान लीजिए कोई लैंड है, पीस ऑफ लैंड, इसने अपनी जमीन मॉर्गेज रख दी थी, गिरवी रख दी थी जेड नाम के व्यक्ति पे, और बदले में उससे कुछ अमाउंट लिया, कुछ अमाउंट लोन लिया। ठीक। अब कुछ समय के बाद हुआ क्या, जो ए है इसने अपनी ये सेम लैंड जो इसने गिरवी रखी थी जेड को, वो बी को बेच दी, अब उस केस में जब बी को बेची तो ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जो अमाउंट, जो लोन ए ने ले रखा है जेड से, वो बी पे करेगा। वो कौन पे करेगा? वो बी करेगा पे। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक। अब हुआ क्या कि जो बी है, इसने जो ये लोन अमाउंट था ये इसको नहीं दिया, जेड को नहीं दिया। जब जेड को नहीं दिया तो उसने क्या किया, जेड ने बी के ऊपर केस फाइल कर दिया, अब जब केस फाइल हुआ तो कोर्ट में एक क्वेश्चन राइज हुआ, क्या कि जो जेड है वो बी के ऊपर केस कर सकता है। तो कोर्ट ने कहा कि जो जेड है वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, उसका कोई लेना देना नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो इसलिए वो केस नहीं कर सकता, आप समझे बात? क्योंकि जेड पार्टी नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जेड का कोई लेना देना नहीं था उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो उस केस में जेड का तो पहले राइट ही नहीं बनता कि वो जो उसने केस किया है वो केस करे। कोर्ट ने उस केस को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये कहा कि जो जेड है वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो कोई क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी एक्सेप्शंस क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं। एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला है ट्रस्ट और चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति प्लस बी नाम का व्यक्ति, ये दो नाम के व्यक्ति मिलके एक ट्रस्ट बनाते हैं,
एक ट्रस्ट बनाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ सी, किसी सी नाम के व्यक्ति के लिए ए और बी दोनों मिलके एक ट्रस्ट बनाते हैं। तो सी का इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, बट इन केस सी को पता लग जाता है कि कोई एक ऐसा ट्रस्ट बना है जो मेरे बेनिफिट्स के लिए है और वो बेनिफिट्स मुझे नहीं मिल रहे, तो उस केस में सी कोर्ट जा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवाने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाने के लिए। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है ट्रस्ट और चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट है लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब बात आती है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो जो आपका जो चेक होता है, जो बैंक के चेक है या प्रोमिसरी नोट है, ये सब होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब मान लीजिए ए है, इसने एसबीआई बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया और बदले में एसबीआई ने इनको पासबुक दी, इनको चेकबुक दी। ठीक है, अब मान लीजिए ए ने बी को एक चेक दिया 10K का, 10,000 का एक चेक दिया कि आप मान लो कभी लिए हो और वो उसको वापस कर रहा हो थ्रू चेक। तो अब बी क्या करेगा, उस बैंक में जाएगा और अपना चेक लगवाएगा। ठीक है, बी क्या करेगा, उस बैंक में जाएगा और अपना चेक लगवाएगा। ठीक है, अगर बैंक उस चेक को लगाने से मना करता है तो बी के पास पावर है, बी के पास राइट है कि वो उसकी एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट ऑफ लॉ जा सकता है। ठीक है, एक ही एक्सेप्शन है। और दूसरी है फैमिली सेटलमेंट। तीसरी थर्ड पॉइंट है, पहली थी ट्रस्ट और चार्ज, सेकंड है लॉ 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 रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, और थर्ड है आपका फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट भी एक एक्सेप्शन है टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, सुप्पू अनमोल वर्सेस सुब्रमण्यम। सुप्पू अनमोल वर्सेस सुब्रमण्यम। इस केस में क्या हुआ कि एक ए और बी नाम का ब्रदर थे, ये दोनों ब्रदर थे, ए और बी नाम के ब्रदर। हुआ क्या कि इनके जो फादर थे उनकी हो जाती है डेथ, इनके फादर की हो जाती है डेथ, इनके फादर की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हर मंथ कुछ अमाउंट अपनी मदर को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया करेंगे, अपनी मदर को कुछ अमाउंट हर मंथ दिया करेंगे फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। अब कुछ महीने तक तो ये अमाउंट देते रहते हैं दोनों मिलकर, लेकिन आफ्टर कुछ मंथ ये जो अमाउंट है वो देना बंद कर देते हैं, वो पैसा देना बंद कर देते हैं। तो जो मदर है ये कोर्ट में जाती है, मदर जाती है कोर्ट में। ये कोर्ट में कहते हैं कि मेरे बच्चों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था दोनों ने मिलके कि मुझे हर महीने कुछ अमाउंट ये दिया करेंगे, बट पिछले कुछ महीने से इन्होंने देना बंद कर दिया। अब इस केस में आप प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवाइए, इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाइए।
ये मदर कहती है कोर्ट में जाके। और ये जो ब्रदर हैं दोनों ए और बी, ये एक प्ली लेते हैं, ये एक वो लेते हैं, अपना डिफेंड लेते हैं कि जो मदर है उनका इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई लेना देना है ही नहीं, वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी हम दोनों भाइयों के बीच में हुआ था, मदर के साथ नहीं हुआ। तो मदर किस बेसिस पे हमारे ऊपर केस कर सकती है? तो कोर्ट ने कहा जो फैमिली सेटलमेंट है वो एक्सेप्शन टू कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, जो फैमिली सेटलमेंट है वो एक्सेप्शन होती है तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस में आपको हर मंथ अपनी मदर को जो अमाउंट आपने डिसाइड किया था वो देना ही होगा। ठीक है, क्योंकि फैमिली सेटलमेंट एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये था पूरा कंसेप्ट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक आपको समझ आया होगा, मैंने बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।